नमस्कार। जमीन खरीदना अक्सर जिंदगी के सबसे बड़े और अहम निवेशों में से एक होता है। लेकिन जितनी बड़ी यह पूंजी होती है, उतना ही बड़ा इसमें आप कह सकते हैं जोखिम भी छिपा हो सकता है। आज हम इसी पर बात करने वाले हैं। बिल्कुल। और हमारे पास जो नोट्स हैं वो असल में ज़मीन खरीदने से पहले जो ज़रूरी चेतावनियां हैं, सावधानियां हैं, हम्म, उन पर ध्यान दिलाते हैं। मतलब ये उन आम गलतियों और धोखाधड़ी के तरीकों पर रोशनी डालते हैं जिनसे बचकर कोई अपनी मेहनत की कमाई उसे सुरक्षित रख सकता है। और ये ज़रूरी इसलिए भी है क्योंकि अक्सर देखा गया है, खासकर शहरों के आसपास, कि लोग गांव की पुश्तैनी ज़मीन बेचकर शहर में बसने का सपना देखते हैं। लेकिन पूरी जानकारी और जांच पड़ताल के बिना वो कई बार ऐसी ज़मीन खरीद लेते हैं जो या तो कानूनी पचड़ों में फंसी होती है या फिर रहने लायक ही नहीं होती। तो आज हमारा मकसद है इन स्रोतों से मिली जानकारी को ठीक से समझना, ताकि जमीन जैसा बड़ा फैसला लेते वक्त कोई सही कदम उठा सके। हाँ, और ये सिर्फ पैसे डूबने का मामला नहीं है जैसा आपने कहा। इसके पीछे छुपी होती है मानसिक परेशानी, अदालतों के चक्कर, रातों की नींद उड़ जाना, कहानी सुकून छिन जाने की भी है। इसलिए ज़रूरी है कि हम समझें कि कहाँ-कहाँ चूक हो सकती है। तो फिर शुरुआत करते हैं सबसे आम और शायद सबसे बड़े जोखिम से, यानी कानूनी पचड़ों वाली जमीन से। स्रोत बताते हैं कि विवादित जमीन खरीदना सबसे बड़ी गलतियों में से एक है। इसका मतलब क्या है? किस तरह की विवादित जमीन? देखिए, विवादित ज़मीन कई तरह की हो सकती है। एक तो वो जिस पर पहले से कोई कोर्ट केस चल रहा हो। कानून की भाषा में इसे लिस पेंडेंस कहते हैं, जिसका मतलब ही है लंबित मुकदमा। अगर ऐसी ज़मीन के कागजात पर ये लिस पेंडेंस दर्ज है, तो उसे खरीदना मतलब सीधा सीधा उस मुकदमे का हिस्सा बन जाना। अच्छा, यानी कि आप जमीन नहीं बल्कि एक तरह से एक कानूनी लड़ाई मोल ले रहे हैं। बिल्कुल। और इसी तरह पारिवारिक झगड़ों वाली ज़मीन भी बहुत जोखिम भरी होती है। हो सकता है बेचने वाले का अपने भाई बहनों या दूसरे रिश्तेदारों के साथ ज़मीन के बंटवारे को लेकर कोई विवाद चल रहा हो। आपने आज ज़मीन खरीदी, कल कोई और रिश्तेदार आकर अपना हक जता सकता है और मामला फिर अदालत पहुंच जाएगा। ये तो बड़े उलझन वाली बात है। तो कोई आम खरीदार कैसे पता लगा सकता है कि जमीन पर कोई विवाद तो नहीं चल रहा? इसका कोई कोई पुख्ता तरीका है? हाँ, इसका सबसे अहम तरीका है रजिस्ट्री ऑफिस से भार प्रमाण पत्र यानी एनकम्बरेंस सर्टिफिकेट ईसी निकलवाना। और ये सिर्फ पिछले 1-2 साल का नहीं, हम्म, बल्कि कम से कम पिछले 30 सालों का निकलवाना चाहिए। ये ईसी एक तरह से जमीन की पूरी कुंडली होती है। इससे पता चलता है कि पिछले 30 सालों में उस जमीन पर कोई लोन लिया गया है, कोई कोर्ट केस दर्ज हुआ है, किसी तरह का कोई दावा है या कोई और देनदारी तो नहीं है। ये महज एक दस्तावेज नहीं, ये जमीन के अतीत का एक्सरे है जो छुपे हुए कानूनी जोखिमों को उजागर कर सकता है। 30 साल का ईसी, ये वाकई एक गहरी जांच है। अब विवादित जमीन के अलावा एक और बड़ी गलती जो लोग कर बैठते हैं वो है सरकारी जमीन खरीद लेना। हाँ, और ये बहुत आम है, खासकर उन इलाकों में जहाँ ज़मीन महंगी हो रही है। लोग लालच में आकर ग्राम समाज की ज़मीन, तालाब, पोखर या सरकारी रास्ते की ज़मीन उसको खरीद लेते हैं या उस पर कब्जा कर लेते हैं। इसी तरह वन विभाग की ज़मीन, रेलवे की ज़मीन या पीडब्ल्यूडी की ज़मीन पर कब्जा करना भी गैर कानूनी है। और इसका नतीजा क्या होता है अगर कोई ऐसा कर ले तो? नतीजा गंभीर हो सकता है। सरकार कभी भी ऐसे कब्जों को हटा सकती है। जैसा कि स्रोत में कहा गया है, ऐसे कब्जों पर कभी भी बुलडोजर चल सकता है। इसके अलावा कब्जा करने वाले पर कानूनी कार्रवाई, जुर्माना और यहां तक कि जेल भी हो सकती है। सरकारी जमीन कभी आपकी नहीं हो सकती, चाहे आप उस पर कितने भी साल क्यों न रह लें। तो फिर ये कैसे पता चलेगा कि जो जमीन हम देख रहे हैं वो कहीं सरकारी तो नहीं? इसके लिए तहसील कार्यालय जाना पड़ेगा। वहां से जमीन का भू नक्शा और खसरा निकलवाना जरूरी है। इन दस्तावेजों में जमीन का प्रकार साफ लिखा होता है। अगर कहीं सरकारी, ग्राम समाज, गैर मजरूआ आम लिखा है, मतलब ऐसी जमीन जो किसी व्यक्ति की नहीं बल्कि समुदाय या सरकार के उपयोग के लिए है, तो जमीन से दूर रहना ही समझदारी है। ठीक है, तो जमीन की कानूनी स्थिति और प्रकार की जांच तो बेहद जरूरी है। लेकिन मान लीजिए जमीन निजी है और विवादित भी नहीं है, तब भी क्या धोखा हो सकता है? मेरा मतलब है, क्या दस्तावेजों में भी हेरफेर हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। और ये जमीन के सौदों में धोखाधड़ी का एक बहुत बड़ा जरिया है। एक आम तरीका है पावर ऑफ अटॉर्नी, पीओए के जरिए जमीन बेचना। स्रोत सलाह देते हैं कि पीओए के जरिए बेची जा रही जमीन खरीदने से बचना चाहिए, खासकर अगर आप सीधे मालिक से नहीं मिल पा रहे हैं। पीओए में ऐसा क्या जोखिम है? क्यों बचना चाहिए? जोखिम यह है कि पीओए किसी और व्यक्ति को मालिक की तरफ से सौदा करने का अधिकार देता है।
कई बार ये पीओए ही फर्जी होता है, या जिस व्यक्ति के पास पीओए है वो असली मालिक को अंधेरे में रखकर सौदा कर रहा होता है। असली मालिक का नाम सामने ना होने से विवाद की गुंजाइश बहुत बढ़ जाती है। हालांकि कुछ मामलों में पीओए जरूरी हो सकता है, जैसे अगर मालिक विदेश में रहता हो, लेकिन तब भी इसकी प्रामाणिकता की बहुत गहरी जांच जरूरी है। और किस तरह की धोखाधड़ी होती है दस्तावेजों के स्तर पर? कई तरीके हैं, जैसे किसी अनपढ़ या भोले भाले मालिक से धोखे से किसी और कागज के बहाने जमीन के कागजों पर अंगूठा लगवा लेना या दस्तखत करवा लेना। फिर बाद में पता चलता है कि जमीन तो बिक चुकी है। एक और बहुत खतरनाक तरीका है एक ही जमीन के फर्जी कागजात तैयार करके उसे कई अलग अलग लोगों को बेच देना। इसे डुप्लीकेट रजिस्ट्री कहते हैं। बाप रे, ये तो बहुत ही डरावना है। तो इन सब धोखाधड़ियों से कैसे बचा जाए? क्या करें कोई? इसका सबसे अचूक तरीका है जमीन के मूल मालिक से व्यक्तिगत रूप से मिलें। सिर्फ प्रॉपर्टी डीलर या बिचौलिए की बातों पर भरोसा ना करें। मालिक के पहचान पत्र जैसे आधार कार्ड, पैन कार्ड और उनकी फोटो का रजिस्ट्री के दस्तावेजों में लगी फोटो और जानकारी से अक्षरशः मिलान करें। और सबसे जरूरी बात, हमेशा जमीन के मूल दस्तावेज ओरिजिनल डीड देखें। फोटोकॉपी पर कभी भरोसा ना करें, क्योंकि उनमें हेरफेर करना बहुत आसान होता है। ये कुछ ऐसे नॉन नेगोशिएबल स्टेप्स हैं जिन्हें नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। मूल मालिक से मिलना और मूल दस्तावेज देखना, ये बात तो गांठ बांध लेनी चाहिए। अब मान लेते हैं कि दस्तावेज भी असली हैं, क्या फिर भी जमीन के मालिकाना हक यानी टाइटल को लेकर कोई समस्या आ सकती है? स्रोत अस्पष्ट टाइटल वाली जमीन से बचने को कहते हैं। हाँ, टाइटल का स्पष्ट होना बेहद जरूरी है। इसका मतलब है कि बेचने वाले का उस जमीन पर कानूनी अधिकार पूरी तरह से साफ और निर्विवाद हो। इसमें एक बड़ी समस्या आती है पुश्तैनी जमीन के मामलों में। अगर जमीन बेचने वाले को विरासत में मिली है तो ये देखना जरूरी है कि क्या उसके पास वैध वारिस प्रमाण पत्र है, सक्सेशन सर्टिफिकेट जिसे कहते हैं। और अगर वारिस प्रमाण पत्र ना हो या सिर्फ उसी का नाम हो जबकि और भी वारिस हो, तब क्या? यहीं पर पेंच फंसता है। अगर दूसरे वारिस भी हैं, जैसे बेचने वाले के भाई बहन, और उन्होंने अपना हक नहीं छोड़ा है, तो वे भविष्य में कभी भी अपना दावा पेश कर सकते हैं। इसलिए ऐसे मामलों में सिर्फ वारिस प्रमाण पत्र काफी नहीं होता, बाकी सभी वारिसों से अनापत्ति पत्र, एनओसी या हक त्याग विलेख, रिलीज डीड लेना भी जरूरी हो जाता है। इससे ये सुनिश्चित होता है कि भविष्य में कोई और हिस्सेदार खड़ा नहीं होगा। ये तो हुई वारिसों की बात। एक और स्थिति हो सकती है अगर जमीन बैंक के पास गिरवी रखी हो, मतलब मॉर्गेज पर हो। ये भी एक बड़ा जोखिम है। अगर जमीन बैंक के पास लोन के बदले गिरवी रखी है और विक्रेता ने लोन नहीं चुकाया है, तो बैंक का अधिकार सबसे पहले होगा। बैंक उस जमीन को नीलाम करके अपना पैसा वसूल सकता है, भले ही आपने उसे खरीद क्यों न लिया हो। इसलिए अगर ऐसी जमीन खरीदनी है तो ये सुनिश्चित करें कि पहले विक्रेता बैंक का पूरा लोन चुकाए और बैंक से नो ड्यू सर्टिफिकेट और जमीन को भार मुक्त करने का प्रमाण पत्र एनओसी ले। ये सौदा करने से पहले होना चाहिए, बाद में नहीं। और कब्जे को लेकर भी एक समस्या बताई गई है, किराएदार का कब्जा। ये क्या मामला है? ये एक ऐसी समस्या है जो सालों तक सिरदर्द बन सकती है। अगर आप ऐसी जमीन या मकान खरीद रहे हैं जिस पर पहले से कोई किराएदार रह रहा है, तो बहुत ज्यादा सावधानी बरतने की जरूरत है। भारत में किराएदारों को कानूनी रूप से काफी संरक्षण मिला हुआ है। उन्हें जबरदस्ती या आसानी से निकालना बहुत मुश्किल हो सकता है और ये प्रक्रिया सालों तक खींच सकती है। खरीदने से पहले ये पक्का कर लें कि प्रॉपर्टी या तो खाली है या फिर किराएदार हटने के लिए लिखित रूप में सहमत है और उसका कब्जा आपके खरीदने से पहले हट जाए, वरना आप एक बनी बनाई कानूनी लड़ाई खरीद लेंगे। तो मालिकाना हक और कब्जे की स्पष्टता भी उतनी ही जरूरी है जितनी दस्तावेजों की सच्चाई। अब जरा बड़े दायरे की बात करते हैं। कई बार जमीन व्यक्तिगत रूप से तो ठीक होती है, लेकिन किसी सरकारी योजना की चपेट में आ जाती है। ये कैसे होता है? बिल्कुल, इसे कहते हैं सरकारी अधिग्रहण या जमीन का डी नोटिफाई होना। हो सकता है कि जिस जमीन को आप खरीदने जा रहे हैं उसे सरकार ने भविष्य में बनने वाले किसी हाईवे, मेट्रो लाइन, एयरपोर्ट, औद्योगिक गलियारे या किसी अन्य सार्वजनिक परियोजना के लिए पहले ही चिन्हित डी नोटिफाई कर लिया हो। अगर ऐसा है तो खरीदने का क्या नुकसान है? मतलब सरकार मुआवजा तो देगी ना? नुकसान ये है कि सरकार भविष्य में कभी भी उस जमीन का अधिग्रहण कर सकती है। और सबसे बड़ी बात, अगर जमीन के अधिग्रहण का नोटिफिकेशन जारी होने के बाद आपने उसे खरीदा है तो आपको सरकार से मिलने वाले मुआवजे का अधिकार भी नहीं मिलेगा। क्या मतलब जमीन भी हाथ से गई और पैसा भी डूब गया? जी हाँ, ये तो दोहरा नुकसान हो गया।
तो इसकी जांच कैसे की जा सकती है? पहले से कैसे पता चले? इसके ये संबंधित विकास प्राधिकरण जैसे डेवलपमेंट अथॉरिटी या नगर निगम, उनके कार्यालय जाकर उस क्षेत्र का मास्टर प्लान देखना चाहिए। मास्टर प्लान एक तरह से शहर के भविष्य का नक्शा होता है। उसमें साफ तौर पर दिखाया जाता है कि कौन सा क्षेत्र रिहायशी है, कौन सा कमर्शियल, और कहां से भविष्य में सड़कें या अन्य सरकारी प्रोजेक्ट निकलने प्रस्तावित हैं। ये जांच भविष्य के जोखिमों से बचा सकती है। मास्टर प्लान देखना जरूरी है। अच्छा, एक और खास तरह की जमीन का जिक्र है स्रोतों में, आदिवासी या अनुसूचित जाति जनजाति की जमीन, SC/ST लैंड। इसके बारे में क्या कानूनी प्रावधान है? भारत में कानून इन समुदायों के हितों की रक्षा के लिए विशेष प्रावधान करता है। इसके तहत सामान्यतः कोई गैर आदिवासी या गैर SC/ST व्यक्ति SC/ST समुदाय के व्यक्ति की जमीन नहीं खरीद सकता, कुछ विशेष परिस्थितियों और सरकारी अनुमति को छोड़कर। ये जमीनें मतलब आसानी से ट्रांसफरेबल नहीं होती। और अगर कोई गलती से या जानबूझकर ऐसी जमीन खरीद ले तो ये सौदा अवैध माना जाएगा। बाद में अगर मामला अदालत में जाता है तो अदालत उस बिक्री बयाने को रद्द कर सकती है और जमीन मूल मालिक को वापस मिल सकती है। खरीदार का पैसा डूब जाएगा। तो खरीदते समय ये कैसे पता करें कि जमीन इस श्रेणी में तो नहीं आती? इसके लिए 2 चीजें देखनी होंगी। पहला, विक्रेता का जाति प्रमाण पत्र। दूसरा, जमीन के सरकारी दस्तावेज जैसे खतौनी या 712। इन दस्तावेजों में अक्सर जमीन के मालिक की जाति और जमीन की श्रेणी का उल्लेख होता है। अगर उसमें आदिवासी भूमि या SC/ST से संबंधित कोई टिप्पणी दर्ज है तो उस सौदे से हाथ पीछे खींच लेना ही सबसे सुरक्षित है। यानी जमीन की जाति भी देखनी जरूरी है। अब आते हैं एक और बहुत ही आम समस्या पर, खासकर शहरों के बाहरी इलाकों में अवैध कॉलोनियां। लोग अक्सर सस्ती जमीन के लालच में इनमें फंस जाते हैं। ये बहुत होता है। कई प्रॉपर्टी डीलर या छोटे बिल्डर खेती की जमीन लेकर बिना किसी सरकारी मंजूरी के उसका लेआउट बनाकर प्लॉट काटना शुरू कर देते हैं। ये लेआउट संबंधित विकास प्राधिकरण से स्वीकृत नहीं होता। तो ऐसी कॉलोनी में प्लॉट लेने का क्या नुकसान है? मतलब क्या दिक्कतें आती हैं? सबसे बड़ा नुकसान है बुनियादी सुविधाओं का अभाव। चूंकि कॉलोनी अवैध है, इसलिए वहां सरकार या नगर निगम द्वारा बिजली के स्थायी कनेक्शन, पानी की पाइपलाइन, पक्की सड़कें, सीवर लाइन जैसी जरूरी सुविधाएं मुहैया कराने की कोई गारंटी नहीं होती। लोग जैसे तैसे काम चलाते रहते हैं और भविष्य में ऐसी कॉलोनियों पर सरकारी कार्रवाई का खतरा भी बना रहता है। और अगर प्लॉट की जगह फ्लैट्स या अपार्टमेंट का प्रोजेक्ट हो तो तब भी यही बात लागू होती है? अगर फ्लैट्स का प्रोजेक्ट है और एक निश्चित आकार से बड़ा है तो उसका रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी रेरा उसमें रजिस्टर्ड होना अनिवार्य है। रेरा खरीदारों के हितों की रक्षा के लिए बनाया गया है। अगर कोई प्रोजेक्ट रेरा रजिस्टर्ड नहीं है या कॉलोनी का लेआउट ही स्वीकृत नहीं है तो इसका मतलब है कि डेवलपर ने कानूनी प्रक्रिया पूरी नहीं की है। ऐसे प्रोजेक्ट्स में निर्माण कार्य बीच में रुक सकता है, पोजेशन मिलने में सालों लग सकते हैं या बिल्डर पैसे लेकर भाग भी सकता है। तो खरीदार ये कैसे सुनिश्चित करे कि कॉलोनी या प्रोजेक्ट वैध है? कहाँ जाए, क्या देखें? प्लॉट के मामले में संबंधित विकास प्राधिकरण डेवलपमेंट अथॉरिटी उनके कार्यालय में जाकर पता करें कि उस खसरा नंबर की जमीन का लेआउट स्वीकृत है या नहीं। फ्लैट्स के मामले में रेरा की वेबसाइट पर जाकर प्रोजेक्ट का रजिस्ट्रेशन नंबर जांचें। ये जानकारी आजकल आसानी से उपलब्ध होती है। कानूनी और तकनीकी जांच के अलावा स्रोत एक और दिलचस्प पहलू पर जोर देते हैं, आस पड़ोस यानी सोसाइटी का माहौल। ये क्यों जरूरी है? जमीन तो ठीक है ना? ये इसलिए जरूरी है क्योंकि जमीन या मकान सिर्फ एक निवेश नहीं है। ये वो जगह है जहां आपको या आपके परिवार को रहना है, जीना है। स्रोत में एक बहुत पते की बात कही गई है, जैसी संगति होती है आप पर भी वैसा ही प्रभाव पड़ता है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आपने सारी कानूनी जांच कर ली, जमीन बिल्कुल सही है, लेकिन जिस इलाके में वो जमीन है वहां का माहौल ठीक नहीं है, मान लीजिए अपराध ज्यादा होते हैं या नशेबाजी है या असामाजिक तत्वों का बोलबाला है, तो फिर क्या फायदा? बिल्कुल, इसका सीधा असर परिवार की सुरक्षा, बच्चों की परवरिश और मानसिक शांति पर पड़ता है। साथ ही ये आपके निवेश के मूल्य को भी प्रभावित करता है। खराब माहौल वाली जगह पर प्रॉपर्टी की कीमत बढ़ना तो दूर, उसे बेचना भी मुश्किल हो जाता है। इसलिए जमीन खरीदने से पहले उस इलाके में थोड़ा घूमना, लोगों से बात करना, वहां के माहौल का अंदाजा लेना उतना ही जरूरी है जितनी कानूनी जांच। ये सारी बातें सुनकर लगता है कि जमीन खरीदने से पहले तो बहुत सारी भागदौड़ और रिसर्च करनी पड़ती है। शायद वकील या विशेषज्ञों की मदद भी लेनी पड़े। क्या कोई ऐसा तरीका है जिससे एक आम खरीदार खुद भी कुछ शुरुआती लेकिन महत्वपूर्ण जांच कर सके, मतलब खुद से कुछ पता लगा सके? हाँ, बिल्कुल हैं। स्रोत में 2 बहुत कारगर तरीके बताए गए हैं जिन्हें कोई भी इस्तेमाल कर सकता है।
पहला है सूचना का अधिकार यानी आरटीआई का उपयोग। आप जिस प्लॉट को खरीदने में रुचि रखते हैं उसका पूरा विवरण, खाता नंबर, प्लॉट नंबर, रकबा, क्षेत्रफल लिखकर संबंधित सरकारी विभाग जैसे तहसील कार्यालय या भूमि सुधार विभाग में एक आरटीआई आवेदन दायर कर सकते हैं। आरटीआई में क्या सवाल पूछने चाहिए? कुछ खास, बिल्कुल सीधे और विशिष्ट सवाल पूछें, जैसे ये जमीन वर्तमान में किसके नाम पर दर्ज है? सरकारी रिकॉर्ड के अनुसार इसका प्रकार क्या है? कृषि, आवासीय, औद्योगिक? क्या ये सरकारी जमीन गैर मजरूआ आम है या निजी गैर मजरूआ खास? आरटीआई से मिला लिखित और आधिकारिक जवाब आपको जमीन की असलियत जानने में बहुत मदद करेगा और ये एक पुख्ता सबूत भी होता है। ये तो बहुत उपयोगी है। और दूसरा तरीका क्या बताया गया है? दूसरा तरीका है नगर निगम या संबंधित स्थानीय निकाय के प्लानिंग विभाग से उस क्षेत्र का आधिकारिक नक्शा, ऑफिशियल मैप, वो प्राप्त करना। इस नक्शे में आमतौर पर रेलवे लाइन, प्रस्तावित सड़कें, सरकारी जमीन, औद्योगिक क्षेत्र, हरित क्षेत्र आदि का स्पष्ट सीमांकन होता है। आप देख सकते हैं कि आपका प्लॉट कहाँ स्थित है और कहीं वो किसी भविष्य की योजना या प्रतिबंधित क्षेत्र की जद में तो नहीं आ रहा। ये भूमाफिया के झूठे दावों को पकड़ने में भी मदद करता है। भूमाफिया का जिक्र आया है। स्रोत इनसे भी सावधान रहने को कहते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि भूमाफिया अक्सर सरकारी, विवादित या गैर मजरूआ आम जमीनों पर अवैध कब्जा करके उनकी फटाफट प्लॉटिंग करके भोले भाले खरीदारों को बेच देते हैं। वे खरीदारों को लुभाने के लिए अक्सर भविष्य के विकास के बड़े बड़े झूठे वादे करते हैं कि पास में एयरपोर्ट बनने वाला है, बड़ा मॉल आ रहा है या रेलवे स्टेशन बस कुछ ही दूरी पर होगा। इन दावों की सच्चाई हमेशा स्वतंत्र स्रोतों से जैसे मास्टर प्लान या संबंधित विभागों से जरूर जांचनी चाहिए। सिर्फ सुनी सुनाई बातों पर या डीलर के वादों पर भरोसा करना खतरनाक हो सकता है। तो कुल मिलाकर हमने देखा कि जमीन खरीदना सिर्फ पैसे देने और रजिस्ट्री कराने का नाम नहीं है। ये एक गहरी जांच पड़ताल की प्रक्रिया है जिसमें जमीन की कानूनी स्थिति, दस्तावेजों की प्रामाणिकता, जमीन का प्रकार और उसका जोन, भविष्य की सरकारी योजनाएं और यहाँ तक कि आस पड़ोस का माहौल, हर एक पहलू पर बारीकी से गौर करना जरूरी है। बिल्कुल सही। अगर सार निकालना हो तो मुख्य बातें यही हैं जो हर खरीदार को याद रखनी चाहिए। क्या जमीन विवादित, सरकारी, अधिग्रहित या SC/ST जैसी आरक्षित श्रेणी की तो नहीं? क्या दस्तावेज असली हैं और मालिक वही है जो दावा कर रहा है? क्या टाइटल पूरी तरह साफ है, कोई वारिस का पेच या बैंक का लोन तो नहीं? क्या कॉलोनी या प्रोजेक्ट कानूनी रूप से स्वीकृत है? और इन सब के ऊपर, क्या वो जगह और वहाँ का समाज आपके और आपके परिवार के रहने लायक है? स्रोत का अंतिम वाक्य शायद सबसे महत्वपूर्ण सबक है। सावधानी इक्वल सुकून, लालच इक्वल तबाही। ये सचमुच एक जरूरी सबक है। ये सब जानने के बाद एक विचार मन में आ रहा है, भविष्य में टेक्नोलॉजी इसमें क्या भूमिका निभा सकती है? क्या डिजिटल लैंड रिकॉर्ड्स, जियो टैगिंग या शायद ब्लॉकचेन जैसी तकनीकें जमीन के दस्तावेजों में ज्यादा पारदर्शिता लाकर इस तरह की धोखाधड़ी और विवादों को कम करने में कारगर साबित हो सकती हैं? ये सोचने वाली बात है कि तकनीक इस सदियों पुरानी और जटिल समस्या का कितना और कैसा समाधान पेश कर पाएगी।